हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज हम करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप सीएसजीएम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 2 पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पूरा इजी नोट्स का एमसीक्यू का रिवीजन यहाँ पे करेंगे। कल आपका इसका एग्जाम होने वाला है 11 मई को। ओके, इससे पहले मैंने पीवाईक्यूज चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो 4 साल के पीवाईक्यूज अपलोडेड हैं, उनको जरूर देखिएगा। और साथ में यहाँ पर इजी नोट्स का भी पूरा रिवीजन हम कर लेंगे, ठीक है। तो अपने एग्जाम से पहले आप इसको भी देखकर जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। उससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए, और साथ में इस चैनल की रीच भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एज अ डिसिप्लिन विथ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इट्स रोल एंड पोजीशन इन द इंडियन स्कूल करिकुलम। लैंग्वेज, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज इज अ ब्रॉड टर्म सिंपली रिफरिंग टू ह्यूमन पैटर्न वर्बल बिहेवियर इन जनरल, अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स फॉर जनरेटिंग स्पीच, अनदर वर्ड फॉर अ डायलेक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, असेसमेंट इन लैंग्वेज, द टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज, या फिर लैंग्वेज इन्वायरमेंट। सो लैंग्वेज इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंट एंड विथ लेस एफर्ट, विथ लेस एफर्ट जब लैंग्वेज को लर्न करते हैं, जैसे कि बच्चा है, लैंग्वेज एक्विजिशन को अगर सिंपल वे में समझेंगे तो मीन्स होता है कि जब भी आप अपने इन्वायरमेंट से बच्चा, जैसे कि अगर आपके यहाँ बच्चे को लैंग्वेज सिखाना नहीं पड़ता है, ठीक है, वो खुद ही लैंग्वेज को एक्विजिशन कर लेता है, एक्वायर कर लेता है फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंट विद लेस एफर्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। What was education policy of Lord Macaulay? In 1835, education policy of Lord Macaulay was language of the rulers. 1835 education policy of Lord Macaulay was minute on Indian education. In 1835 education policy of Lord Macaulay was only language and the society. नहीं तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। English is declared as an official language Act 1963 of administration in the form of language of court and states, language of trade and industry, language of western sciences and arts, या फिर language of library। तो ऑप्शन ई यहाँ पर सी ई करेक्ट हो जाता है, all of these। When was officially a language act passed in India? Act of Parliament in 1963, याद कर लीजिएगा। According to Thomas and White, 1952, the four specific aim of teaching English are to understand spoken English, to speak English, to understand written English, and to write spoken English. English. ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किसने दिया है? कोठारी कमीशन 1966। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला एज स्टेटेड इन द 68 पॉलिसी? The first language studied must be mother tongue or the regional language. The second language, Hindi speaking states, the second language will be English or some other modern Indian language. In non-Hindi speaking state, the second language will be Hindi or English, ठीक है। And the third language is taught at a later stage in school. तो option D यहाँ पर correct हो जाएगा, all of the above। Why is the three language formula being implemented not effectively all over the country? तो ये बनाया गया था बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि जो नॉन हिंदी स्टेट्स थे, मोटिव ये था कि जो अदर इंडिया की कंट्रीज सॉरी स्टेट्स हैं, उनमें जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी, ये सब लैंग्वेज जो है वो जो जो हिंदी स्पीकिंग वाले जो स्टेट के बच्चे हैं वो सीखेंगे, जिससे जो है कम्युनिकेशन या कह सकते हैं पूरा देश में जो है वो एक बढ़ेगा आपस में। बट हुआ क्या कि जो हिंदी वाले थे वो संस्कृत ले लेते हैं, क्योंकि बेस लैंग्वेज हिंदी की संस्कृत है तो थर्ड लैंग्वेज के रूप में, तो इसीलिए वो फेल हो गया था। डिफरेंट स्टेट इंटरप्रेटेड दिस फॉर्मूला इन डिफरेंट वेज, तो डिफरेंट तरीके से लिया। एज द रिजल्ट इम्प्लीमेंटेशन हैज बीन अनइवन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, बोथ ए एंड बी। According to Allen, language definition is: language is a means of social control, language is a means of communicating thoughts, language is a social activity rather than a means of individual self expression, या फिर all of the above। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, all of the above।
हु इज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया? तो यहाँ पर देखिए फाउंडर जो है लॉर्ड मैकॉले को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो ये कंट्रोवर्सी थी कि इंडिया मीन्स जो एजुकेशन है इंडिया में वो इंग्लिश या वेस्टर्न लैंग्वेज में होगी या इंडियन लैंग्वेज में होगी। सिंस जो है हम इंग्लिश लैंग्वेज में इसलिए स्टार्ट हो गई क्योंकि लॉर्ड मैकॉले ने पहली बार ये कन्फर्म मीन्स एक तरह से फोर्स कर दिया गया था इंडियंस के ऊपर कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही जो है पढ़ाई एजुकेशन पॉलिसी में इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश रूल आ गया था इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर दिया। तो सबसे पहले ऑफिशियली किसने बताया था? लॉर्ड मैकॉले ने। व्हेन डिड इंग्लिश बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया? ऑफिशियल लैंग्वेज, अब यहाँ पर क्या है कि इस समय इंग्लिश कैसी है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, क्या राज्य सहकारी भाषा जिसे बोलते हैं। After independence from British rule in 1946, after independence from British rule in 1947, so after 47 में, ठीक है। The main element of curriculum development is teaching objectives and progress of evaluation, both A and B. Important factor of curriculum is to help to achieve the objectives of the education. Curriculum is course, syllabus, co-curricular या फिर overall activities, तो overall activities are curriculum, ठीक है। Which of the following is the nature of true curriculum? Creative, conservative, critical या फिर all of the above? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, all of the above. Dash approach is the classical approach to curriculum organization. तो यहाँ पर आता है आपका टॉपिकल अप्रोच को जो है क्लासिकल अप्रोच माना जाता है, जिसमें पर्टिकुलर एक टॉपिक वाइज जो है चीज़ें सिखाई जाती हैं। मीन्स जैसे कि इंग्लिश में है कि आपने पहले टेंसेस सिखा दिए, फिर नाउन पर सिखाए, फिर प्रोनाउन सिखाया, फिर टेंसेस सिखाया, तो एक टॉपिक वाइज जो है आपने चीज़ें सिखाई। डैश मेंशन्ड करिकुलम एज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट, ये किसने बोला था? कनिंघन ने बोला था, ठीक है। द वर्ड यहाँ पे क्योरे होना चाहिए जो करिकुलम जिससे जो है डेराइव्ड है और उसका मीनिंग होता है अ रेस कोर्स। करिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय स्मिथ, ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। करिकुलम एम्फेसाइज्ड फॉर प्राइमरी क्लासेस इज, प्राइमरी क्लासेस के लिए कैसे होता है? टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड या इंटीग्रेटेड? तो इंटीग्रेटेड करिकुलम माना जाता है, क्योंकि प्राइमरी क्लास में जैसे साइंस है तो उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, ठीक है। ये एसएस के चैप्टर्स के, साइंस के चैप्टर को साथ में मिला के ईवीएस बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम। द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट या डिक्रीज इन ड्रॉप आउट रेट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स। करिकुलम इंप्रूवमेंट शुड लास्ट इनिशियल, इंटरनल या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। विच अप्रोच टू ऑर्गेनाइज करिकुलम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिलेवेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट? कोसेंट्रिक अप्रोच, स्पाइरल अप्रोच या फिर यूनिट अप्रोच या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच? सोशल रिलेवेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट, डाइट का स्टेब्लिशमेंट किसके अंतर्गत हुआ था? एजुकेशन कमीशन 1966, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 50-53 या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डैश रिकमेंड्स दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक यूजीसी, एनसीईआरटी, नेपा, एआईसीटीई एक्सेट्रा विल बी स्टैंडर्ड टू द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये किसने बात की थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। Improvements of girls access to technical, vocational and professional education was recommended by नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, नेशनल नॉलेज कमीशन या फिर कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1992 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर 1986 दिया होगा तो 86 को आप पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन 86 दिया नहीं है, तो इन चार में ऑप्शन में 1992 है। One of the objective of education is to conserve scientific and democratic attitude is given to the dash report. कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986-92 या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 या फिर एस्पल कमेटी रिपोर्ट 2009। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टू कंजर्व साइंटिफिक एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, ये हमारा आ जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एंड 92। As per National Education Policy 2020, the school education curriculum is divided into the following pedagogical stages. सबसे पहले है फाउंडेशनल स्टेज, देन प्रिपरेटरी स्टेज, देन मिडिल स्टेज एंड देन सेकेंडरी स्टेज। तो 5+3+3+4 ये है इसका पैटर्न। तो यहाँ पर ACDE या ED, तो ऑप्शन AC यहाँ पर करेक्ट हो जाए।
हु एस्टेब्लिशेस द सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, तो किसने किया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैन ऑफ लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, याद रख कर लीजिए। और राधा कृष्णन कमीशन का जो था वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, और एजुकेशन कोठारी कमीशन का जो है वो इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, और साथ में कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कमीशन। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन वाज आल्सो नोन एज मुदालियर कमीशन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। कोठारी कमीशन एज एन, I don't know what it is written. A commission was popularly known as नेशनल एजुकेशन कमीशन, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और कोठारी कमीशन के बेसिस पर ही, रिकमेंडेशन पर ही 1968 की पॉलिसी बनी थी एजुकेशन की। कोठारी कमीशन स्ट्रांगली रिकमेंडेड प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। व्हेन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया in 1948 under the chairmanship of Dr. Radhakrishnan, ठीक है। Which government educational body will prepare national curriculum framework for school education based on the principles of National Education Policy 2020? So national curriculum framework for school education कौन बनाता है? NCERT, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। National Education Policy 2020 is headed by Dr. S. Kothari, Dr. D.S. Kothari, दौलत सिंह कोठारी या फिर आरजी सिन्हा। तो देखिए 2020 डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। फर्स्ट इंडियन एजुकेशन पॉलिसी पास्ड इन द पार्लियामेंट इन विच ईयर? तो सबसे पहली बार कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर 1968 में पास हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर नॉर्म चॉस्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसके बारे में डिस्कस किया था किसने? नॉर्म चॉस्की ने। लैड जिसे बोलते हैं हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज, कम्युनिकेट एक्टिविटी इन सेकेंड लैंग्वेज, जनरेट ग्रामर, स्कूल नहीं होगा यहाँ पर, रूल कर लीजिए, जनरेट ग्रामर रूल, या फिर इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय एडल्ट्स। तो लैड का यहाँ पर इन्होंने बताया था कि इनके अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर अपने आप लैंग्वेज को एक्वायर करने की क्षमता होती है, ऐसा नॉर्म चॉस्की ने बोला था। क्योंकि तभी देखिए जिस भी घर में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे अगर यहाँ पर है हिंदी बोली जाएगी तो बच्चा हिंदी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता, सीख लेता, उसे हम सिखाते नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होता है, जनरेट ग्रामर रूल्स, क्योंकि बच्चे खुद अपने आप हम हिंदी बोलने वाले बच्चे को ग्रामर रूल्स नहीं बताते हैं, वो खुद ही ग्रामेटिकली अपने जो है हिंदी लैंग्वेज सही बोलता है। अगर कहीं इंग्लिश का कम्युनिकेशन है तो वह बच्चे अपने आप इंग्लिश को बोलने लग जाते हैं, हम उसको ग्रामर रूल सिखाते नहीं है, फिर भी वो करेक्ट फॉर्म में इंग्लिश को कि ग्रामर के सहित इंग्लिश को बोलते हैं। दिस मीन्स जनरेट ग्रामर रूल यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट लैंग्वेज इज अ हर्डल इन लर्निंग इंग्लिश। As a teacher, you would like to give a list of English words for on the very first day. It is difficult to teach English as they use their first language in every aspect. Children come to school with a treasure of experience and their mother tongue act like a resource in learning English. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। हम लोग किसी फर्स्ट लैंग्वेज को हर्डल नहीं मानते, उसको एज ए रिसोर्स ही माना जाता है व्हेन आप बच्चे को सेकेंड लैंग्वेज टीच करते हैं। हाउ मेनी फोनेम्स या साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो दीज आर 44, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। In English language, dash has consonant sounds, so 24 consonant sounds. What are the three basic language bases of English language? तो सबसे पहले सिंटेक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिंटेक्स, या फिर फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, देन सिंटेक्स। तो सबसे पहले फोनोलॉजी आती है जिसमें हम साउंड्स की बात करते हैं, फिर मॉर्फोलॉजी आती है जिसमें हम वर्ड्स की बात करते हैं, देन थर्ड नंबर पे सिंटेक्स आता है जहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। According to National Curriculum for 2005, English in India is dash is a multilingual country. तो यहाँ पर इंग्लिश इंडिया में कैसी है? फॉरेन लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, या फिर एसोसिएट लैंग्वेज है। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इंग्लिश इन इंडिया इज, सी करेक्ट हो जाएगा, ग्लोबल लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइंड टू फॉर्म्स फ्रेज, फ्रेज कंबाइंड टू फॉर्म क्लॉज, एंड क्लॉज ज्वाइंट टू मेक सेंटेंस इज नोन एज। तो इस क्या बोलेंगे? कोलोकेशन, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, या फिर कॉलिक्वल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। A child got admission to an school. The teacher was surprised to see that she would speak 4 languages fluently but could not speak in English. She is monolingual, bilingual, या she is multilingual because वो कई languages एक साथ बोल सकती है। What is the proper order of English language learning? Listening, speaking, reading and writing. तो listening, speaking, reading and writing ये sequence होता है। सबसे पहले आप सुनेंगे, then आप बोलेंगे, then लिख पाएंगे, then
देन रीड करेंगे, देन लिख पाएंगे, ठीक है, यही सीक्वेंस होता है। लैंग्वेज लर्निंग इज रिलेटेड टू नॉलेज, पावर, कॉपिंग या स्किल, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड इट्स रोल in the development of education. The Education Commission pleaded by stressed the need for studying English as a compulsory subject to acquire at least a working knowledge of English. ये किसका स्टेटमेंट था? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी, ठीक है। In the system of language teaching and learning, the system of constructing word is called. word को कंस्ट्रक्ट करना हम क्या बोलते हैं? मोर्फोलॉजी। और एक ग्रामर रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंस को फॉर्म करना सिंटेक्स होता है। एक मीनिंग को के पैटर्न पर जाना, मीनिंगफुल सेंटेंस होना, उसे सिमेंटिक्स बोलते हैं। और फोनेटिक्स हमारा साउंड्स पे डिपेंड करता है। विच डोमेन और एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर इज रिलेटेड टू इज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। तो इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड में क्या हो जाता है हमारा? अफेक्टिव या इमोशनल डोमेन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। Write the correct answer from the options given below. From lower to higher for indicating learning outcomes related to affective domain. तो लोअर टू हायर में हमें बताना है, इंडिकेट करना है लर्निंग आउटकम्स को। सबसे पहले हमारा हो गया रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, देन वैल्यूइंग, देन उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड द लास्ट इज करेक्टराइजेशन। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन? रीड इफेक्टिवली, यूज वोकेबलरी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यूज वोकेबलरी। पुट सेंट्रल वर्ड्स इन योर ओन वर्ड्स या डिफाइन स्टेटमेंट, तो रीड इफेक्टिवली। ये सारी चीजें आती हैं आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन। अप्लाई करने का मतलब हो रहा है जब हम चीज को, बच्चा अपनी नॉलेज को अप्लाई करे, यूज करे, तो यूज वोकैब। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग स्ट्रेटेजी आर नॉट डेवलप्ड बाय BS ब्लूम? एडमिनिस्ट्रिंग यूनिट टेस्ट, डायग्नोस the learning difficulties, division the learning difficulties, या attain mastery level by teachers। तो टीचर्स के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, ऑप्शन सी। द डूइंग आस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द डूइंग, मतलब जब आप करके कुछ सीख रहे हैं, दिस मीन्स कॉग्नेटिव, अफेक्टिव, साइकोलॉजिकल, नहीं कॉग्नेटिव नहीं, ये कोनेटिव या फिर साइकोमोटर डोमेन, तो आप मान सकते हैं ऑप्शन बी। अच्छा, साइकोमोटर डोमेन को कोनेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर कोनेटिव नाम से आ जाता है। A student is aggressive in his behavior towards his peer group, does not conform to the norms of the school. This student needs help in, तो अगर बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रही है और उसका बिहेवियर नहीं अच्छा है, तो उसके लिए उसको किस चीज़ में ज़रूरत है? कॉग्निशन में, साइकोमोटर, अफेक्टिव या फिर हायर ऑर्डर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, अफेक्टिव डोमेन। Which of the following learning outcome based behavior belong to the category of being high in terms of taxonomy category and objective? देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पूरा टॉपिक हमने अपनी पेडागोजी स्पेशल क्लास में किया है। तो पेडागोजी स्पेशल क्लास आपको वो 10 क्लासेस देखनी है जो मैंने आपसे बात की थी, और आई होप कि आप लोगों ने देख ली होंगी, ठीक है। तो एनालिसिस आपका जो हायर नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ये 3 लोअर में आते हैं, और एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएशन ये हायर में आते हैं। तो आपका ऑप्शन ADE, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। In which of the following set is the highest level category of taxonomy in cognitive, affective and psychomotor domain? तो अभी हमने बात करा हाईएस्ट लेवल जो है कॉग्निटिव का इवेल्युएशन है, अफेक्टिव का और कैरेक्टराइजेशन है, और साइकोमोटर डोमेन का नेचुरलाइजेशन है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हेयर टू द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट आर्टिकुलेट एंड जस्टिफाई द न्यू बजट? एप्लीकेशन, क्रिएशन, एनालिसिस या फिर इवेल्युएशन, सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इवेल्युएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज नॉट इंक्लूडेड इन क्रिएटिविटी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू RCEM मेथड? इवेल्युएट, एनालाइज एंड सिंथेसाइज, वेरीफाई नहीं है, RCM में वेरीफाई नहीं है। RCM अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स इज 17 कैटेगरीज। देखिए, RCM अप्रोच है, ये पूरा चैप्टर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, NCERT अप्रोच, हर्बर्ट लेसन प्लान, टीचिंग एम्स, टीचिंग मेथड्स, ये सारी चीज़ें हमने अपनी पेडागोजी स्पेशल क्लास में करी हुई हैं जो आप लोगों को देखनी है, ठीक है। RCM अप्रोच बेसिक एलिमेंट्स बेस्ड ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स पे बेस करके ही सबने अपनी जो अप्रोच बनाई थी। RCM अप्रोच इक्वली एप्लीकेबल फॉर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। RCEM अप्रोच इज इफेक्टिव, एप्लीकेबल एंड रिकमेंडेड फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन मेंटल प्रोसेस और एबिलिटीज एंड बिहेवियरल टर्म, तो यहाँ पर ऑप्शन बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज राइट एज डीमेरिट्स ऑफ RCM अप्रोच? The approach suggested only 17 mental abilities process, but Guilford suggested 120 mental abilities. ये भी correct है. It is difficult to differentiate among cognitive, affective and psychomotor objectives
ये भी करेक्ट है. समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेंटल प्रोसेस फॉर अ स्पेसिफिक कंटेंट एलिमेंट. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ये दोनों ही करेक्ट, तीनों ही करेक्ट हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. बिहेवियर और ऑब्जेक्टिव्स रिलेट टीचिंग टू द लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चेंज इन बिहेवियर. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. बोथ ए एंड बी. 4 advantages of writing objectives in behavioral term. Help in determining and delimiting the teaching objectives. Help in the integration of teaching learning process. Help in selection of appropriate teaching strategies and tactics. Help in teaching or making teaching or object centered. So option 4 C means all of the above correct हो जाएगा. This ability is to use learnt material in a new situation by child making use of his previous knowledge to the solve. तो अभी हमने डिस्कस किया अगर यूज कर रहा है अपनी नॉलेज का तो वो एप्लीकेशन का पार्ट हो जाता है. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम. लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड देयर सीक्वेंसेस, लर्निंग रोल एंड एक्शन सीक्वेंसेस, लर्निंग कॉन्सेप्शंस एंड एब्स्ट्रैक्शन. तो हायर ऑर्डर में क्या आ जाएगा, आप कॉन्सेप्ट्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को भी सीख जाएं. ठीक है. नेक्स्ट आता है द क्वेश्चन एग्जाम्पल हाउ कुड यू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड और नॉट राउंड इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंशन, इवेल्युएशन, एप्लीकेशन या सिंथेसिस. तो द क्वेश्चन है हाउ कुड यू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड और नॉट राउंड. दिस मीन्स ये एक तरह से हाईएस्ट लेवल हो गया. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है. इवेल्युएशन, इवेल्युएट करेंगे. टेक द करेक्ट आंसर ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इन द टैक्सोनॉमी ऑफ नॉलेज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर ए बी सी डी. ओके, इसमें आपको सीक्वेंस बताना है. सबसे पहले नॉलेज, देन अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस. तो ए सी बी डी ई. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी विच ऑप्शन इज नॉट इज रॉन्ग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस. एनालिसिस, वॉल्यूम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एप्लीकेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं था. ठीक है. द डोमेन डील्स विद द इमोशन, एटीट्यूड, इंटरेस्ट इज द अफेक्टिव डोमेन. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा है. द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट है, अभी हमने डिस्कस किया, नॉलेज इज द लोएस्ट लेवल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन. To inculcate social values, to inculcate political values, to inculcate moral values. तो value education में moral values को हम inculcate करते हैं. Which one is the highest level of cognitive ability? Evaluating is the highest level. The main objective of teaching is scoring high marks in the exam, complete the syllabus thoroughly, creating lifelong learners. Option C यहाँ पर correct हो जाता है. Helping to get suitable placement? No. Which of the following is a domain of learning? एक्सपेरिमेंटल, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल, अफेक्टिव. तो अफेक्टिव इज अ डोमेन, हमने पढ़ा भी है. कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज इंफॉर्मेशन. एनालाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लासीफाई, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब या फिर डिफरेंशिएट. देखिए आइडेंटिफाई इज द नॉलेज. ठीक है. क्लासीफाइफिकेशन करना एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं. डिस्क्राइब अगेन है, हम डिस्क्राइब करेंगे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर. डिफरेंशिएट आता है एनालाइज. The classification of cognitive domain was presented by Benjamin S. Bloom. Option A यहाँ पर correct हो जाता है. The intellectual skills and attitude are respectively reflected by cognitive and affective domain. Which domain is concerned with physical and motor skills? Physical और motors में क्या होता है, psychomotor domain की बात होती है. Option C यहाँ पर correct हो जाएगा. Which of the following can be cited as an example of cognitive domain? डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक टॉपिक, डेवलप ए फोटोग्राफिक फिल्म, टाइप एंड ऐसे. देखिए टाइपिंग साइकोमोटर हो जाएगी, फोटोग्राफिक फिल्म बनाना साइकोमोटर हो जाएगा. डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक टॉपिक ये कॉग्निटिव हो जाएगा. इसके लिए मेंटल एबिलिटी का यूज होगा. फर्स्ट द स्टूडेंट विल मेक अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द स्टोरी. देन द स्टूडेंट मस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ द मेन इवेंट्स इन द स्टोरी. Lastly, we will write a review of the story. What skills are being used? Comprehension, knowledge, and synthesis. Example of psychomotor domain is that psychomotor means कुछ physical काम होगा. Demonstrate awareness to environment pollution, perform an experiment, can computer results to experiments, can narrate a story. So option B यहाँ पर correct हो जाएगा, performing an experiment. Example of cognitive domain is describe a topic, type a letter. और cognitive means जो कि इस दिमाग से करना है. तो option A यहाँ पर correct हो जाएगा, describe the topic. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टूल्स, एक्सप्रे, ये सब साइकोमोटर डोमेन का एग्जाम्पल हो जाएगा. ठीक है.
नेक्स्ट देखते हैं, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर प्रेजेंटेड इन 1956 बाय बीएस ब्लूम. Classified by Bloom, which one of the following is not a subdomain of cognitive domain? तो एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस ये कॉग्निटिव डोमेन का है, रिस्पॉन्डिंग जो है वो अफेक्टिव डोमेन का. नेक्स्ट देखते हैं, टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोएट्री, कंपोजिशन एंड ग्रामर. व्हाई इज स्टोरी टेलिंग मस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंग्लिश classroom at primary level? It is useful for developing integrated language skills. It develops moral values among the students. It improves student vocab या फिर it creates fun. तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. It is useful for developing integrated skills. General aim of prose teacher is to help the student to develop इंटरेस्ट इन रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. स्टोरी टेलिंग इज एन मेथड, स्ट्रेटजी, टेक्निक. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ टीचिंग प्रोज, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, रिकैप्चुलाइजेशन, होम असाइनमेंट. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा इसको. इंट्रोडक्शन इज एन important part to make the learner ready to learn and start the lesson. It helps in bringing the previous knowledge to conscious, linking the previous knowledge with the new knowledge. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बोथ ए एंड बी. What is the purpose of recapitulation test? To evaluate the extent to which the objective of the lesson has been achieved. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा. Poetry lets all around development of the whole personality of the pupil, particularly emotional, imaginative, intellectual, aesthetic and interactive sides. This statement was made by S. Subramaniam. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. द बेस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स आर एंड इमोशंस आर. अब एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स और इमोशंस को कहाँ पर करते हैं? प्रोज ऐसे पैराग्राफ नहीं, पोएट्री में. ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. The aim of teaching poetry at primary level is to enable learners enjoy the recitation of poem, to develop power of imagination, to develop familiarization of sounds of word. Option D यहाँ पर correct हो जाता है, all of the above. Which type of reading will be suitable for a poem at a primary level? साइलेंट, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव या फिर कोरस? तो ऑब्वियसली कोरस होगी. बोल के आप गा के सिखाएंगे बच्चे को. स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स इज कॉल्ड क्वार्टरन. ठीक है, 4 लाइन है तो क्वार्टरन. What is the main purpose of poetry recitation in a language classroom? To appreciate and enjoy the poem, to give their opinions about the poem, to become aware of poet and his work, to know the historical background of the poem. तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, to appreciate and enjoy the poem. A text that requires student to scan in order to understand and analyze the writer's message and purpose could be an encyclopedia extract, a newspaper headline, a set of instructions to assemble a design, या फिर poem. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, poem. In present critical usage, Ilgi is poem of lament for death of a particular person. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. A sonnet usually contains, सोनेट क्या कंटेंस करता है? 14 लाइन्स होती हैं. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. अ सोनेट इज लिरिकल पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स. इट इज ऑफ 2 टाइप्स. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. अ नरेटिव पोएम हैज अ म्यूजिकल रिदम एंड कैन बी संग एंड टेल्स द लेट्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इज नोन एज बलाड. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. Fill in the blanks, the most appropriate word. Dash of our success depend on our effort. Few of success, many, less, much. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. विच अमंग दीज इज नॉट इंक्लूडेड अंडर प्रोज? नॉवेल, जर्नल, लेजेंड या एपिक? तो एपिक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एपिक. विच स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज एन अडॉप्टेड बाय फ्रांसिस बेकन? नरेटिव, पोएटिक, इनफॉर्मल या एफोरिस्टिक? एफोरिस्टिक. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ऑटोबायोग्राफी डिनोट्स एन अकाउंट दैट टेल योर ओन लाइफ स्टोरी. ठीक है, अपने बारे की स्टोरी बताना. एन ऑटोबायोग्राफी इज डैश इन नेचर, और सब्जेक्टिव या फिर बायोग्राफिकल? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सब्जेक्टिव, पर्सनल. अ डैश इज अ सिंगल प्लॉट, अ सिंगल सिटिंग, अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, शॉर्ट स्टोरी. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. स्टोरीज आर अ बिग पार्ट ऑफ हॉरर, रोमांस, ड्रामा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, ड्रामा. Biography denotes an account that tells on your lifestyle, an account that tells someone else's lifestyle. ठीक है, biography. The show was organized to help the orphans on the occasions of Children's Day. Name the part of speech of the bold letters in the above sentence. ओके, सो यहाँ पर एक्चुअली कोई बोल्ड लेटर ही नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मांगते. फाइंड आउट कलेक्टिव नाउन.
मदर सिटी इंडिया, मॉब भीड़ को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. नेवर डज शी टेल अ लाई टू एनीवन. फाइंड आउट सब्जेक्ट इन दिस स्टेटमेंट. तो शी इज द सब्जेक्ट. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. प्लूरल ऑफ फ्लीट इज फ्लूट एंड फ्लीट्स. तो यहाँ पर देखिए फ्लीट को कहीं कहीं पर सिंगुलर की तरह भी यूज किया जाता है, तो वहां पर उस केस में फ्लीट्स भी आ जाता है. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नन ऑफ दिस नहीं होगा. फाइंड आउट करेक्ट प्लूरल नाउन. सिंगल्स, डायबिटीज, मीटलेस या फिर मेंशंस. तो मेंशंस. ठीक है. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम किस में यूज करते हैं? ओनली सिंपल पास्ट टेंस में. द फेमिनाइन जेंडर ऑफ प्रोटेक्टर आर प्रोटेक्ट्रेस. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है. फाइंड आउट द वर्ड दैट डज नॉट हैव साइलेंट वर्ड. ड्रॉट में GH में H इज साइलेंट. ऑटम में भी साइलेंस है. राइम में भी है मेसेस. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. ही इज एक्सपेक्टेड टू कॉल मी इन द इवनिंग. फाइंड आउट पार्ट ऑफ स्पीच इन द अबव सेंटेंस. तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ओवर द हेड इज रनिंग अ फॉल एट फुल स्पीड. ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. ओवर द हेड इज रनिंग अ फैन एट फुल स्पीड. इसमें मे बी कुछ अंडरलाइंड होगा. ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया. पंक्चुएट द सेंटेंस करेक्टली. कैन वी प्लान अ ट्रिप टू गोवा. हाउ विल राम रीच देयर. हाउ है तो यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ भी ये होना चाहिए. ओह मीन्स एक्सक्लेमेशन, सो यही होगा. नो न्यूज़ इज अ गुड न्यूज़. चूज करेक्ट स्पेलिंग इज कम टू ऑफर कोलैबोरेशन. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है. वॉश ऑल द डिशेस. चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. यू आर ऑर्डर टू वॉश ऑल द डिशेस. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए. दे आर कॉलिंग द पुलिस कंट्रोल रूम. चेंज द सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट. दे आर सिंपल पास्ट में करना है तो हम यहाँ पर दे वर कॉलिंग. दे आर सिंपल पास्ट में करना होगा. दे कॉल्ड पुलिस कंट्रोल रूम. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. वाई डिड यू बीट हिम. चेंज इनटू पैसिव वाई. वाई वॉज ही बीटन बाय यू. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. कैलेंडेस्टिनली. राइट द सिनोनिम ऑफ दिस. तो इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. सीक्रेटली. होलिंगियंस. राइट सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड. एंटी सोशल एलिमेंट्स. फाइंड आउट फिगर स्पीच ऑफ स्टेटमेंट. He works hard for his future. It was a hard project for me. You have to find out the figure of speech of this statement. He worked hard for his future and it was a hard project. तो देखिए hard project तो हो गया हमारा adjective क्योंकि project hard है. और he works hard for future. work कैसे किया? hard किया तो adverb. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाए. वॉल्यूमिनस. फाइंड आउट करेक्ट सिनोनिम्स. लीक. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए. देखिए ये जो इस तरह की प्योर इंग्लिश के वर्ड से ऐसा सिनोनिम एंटोनिम ऐसा अभी तक आपके PYQs में आया नहीं है क्वेश्चन. तो आई डोंट थिंक कि ऐसा क्वेश्चन आएगा. ठीक है. शी हैज़ बीन प्लेइंग द डॉल्स फॉर 2 आवर्स. तो हैज़ बीन प्लेइंग कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए. विच सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस. द वेजिटेबल इज बीइंग कट. द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड. फार्मिंग इज अ मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. मेन वर्ब आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ब्स. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. फाइंड आउट अ कोहेसिव वर्ड यानी फंक्शन वर्ड्स. बिल्डिंग, कैंपस, व्हीकल, दो. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. फुलफिल प्रॉमिस फर्स्ट फॉर वन सेल्फ देन फैमिली लेटर नेशन एट लास्ट फॉर गॉड. फिगर ऑफ स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंसेस. तो यहाँ पर है क्लाइमैक्स. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. Select the most appropriate direct and indirect speech of the given sentence. She said to him, why don't you go to today? She asked him why he did not go that day. She said to him why he don't. यहाँ पर said है तो ये past में change हो जाता है तो ये don't वाला तो होगा ही नहीं. ये भी गलत है. He asked him why he did not go today. And he asked him why he did not go that day. तो today बन जाता है that day. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए. Select the most appropriate direct and indirect speech of the given sentences. If you don't keep quiet, I shall shoot you. He warned her calmly that he would shoot her if she did not keep quiet. Option C यहाँ पर correct हो जाए. ठीक है. White elephant. Choose the correct meaning of this idiom and phrase. तो costly and useful possession. To eat humble pie. Choose the correct meaning of this idiom or phrase. To have a low estimate on oneself, pretend to be humble, to act apologetically.
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, चूज द राइट मीनिंग ऑफ अबव गिवन प्रोवर्ब। बीइंग अ ब्रेव इज ऑफन रिवॉर्डेड, बीइंग ब्रेवरी ब्रिंग्स गुड लक, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बोथ। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, मैरी पास्ट मी ऑन हर बाइसिकल, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इट इज 9 o'clock बाई माई वॉच, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Fill in the blanks with appropriate phrase to make the sentence meaningful completely. In case bad weather, the trip will be postponed. In case to, in case of. Option B यहाँ पर correct हो जाएगा। The select most appropriate option to the fill in the blanks. We will accept your application so that you fulfill all the condition. Although या फिर even if provided you fulfill we will accept your application provided you fulfill all the conditions. चलिए यहाँ पर correct हो जाएगा। Dash teachers prefer a class that is really consistent in having pupils of the same level. Most pupils. This is one of the dash rooms in this hostel. More nice, nice या nicest. Or and approaches of teaching English. The method emerges as a reaction of various demerits of the grammar translation method. आता है इसके बाद ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन से ग्रामर ट्रांसलेट करके ग्रामर को सिखाते हैं। लाइक ग्रामर के एप्लीकेशन बताया, रूल बताया, उसके बाद हिंदी के सेंटेंस को पहले क्या होता था, इंग्लिश के सेंटेंस में ट्रांसलेट किया जाता था। तो वो एक ट्रेडिशनल मेथड है। और उसके बाद आ गया डायरेक्ट, बिना ट्रांसलेशन के डायरेक्ट समझाना। Which method is also known as natural method of teaching English? So natural method is a direct method. The main aim of the communicate language teaching is, इसको CLT भी बोलते हैं, कहीं कहीं फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कम्पिटेंसी टू लर्नर, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। फोकस ऑन स्ट्रक्चर नहीं, दिस इज द यूज ऑफ इंग्लिश एज ए लाइब्रेरी नहीं, इनकरेज लर्नर्स टू स्पीक लाइक नेशन लाइक नेटिव नहीं। Grammar translation method of teaching English heavily relies on language use as the main focus, form focused teaching, meaning focused teaching या फिर direct teaching as a strategy for learner। तो ऑप्शन बी आज करेक्ट हो जाता है, फॉर्म फोकस्ड टीचिंग। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है कि ग्रामर के जो रूल है उसको पर्टिकुलर उसी फॉर्म में यूज करना। लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, CLT, SLT या ऑडियो लैंग्वेज। तो ग्रामर ट्रांसलेशन में खाली ग्रामटिकल चीज़ों पर फोकस होता है, वहाँ पर स्पीकिंग पर उतना महत्व तो नहीं दिया जाता है। हु डेवलप द बाइलिंगुअल मेथड, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, प्रोफेसर JC डॉटसन, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ दिस इज द गोल ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच, अप्रोप्रिएटनेस, एक्सेप्टेबल लैंग्वेजेस या फ्लुएंसी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। विच इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो अभी हमने डिस्कस किया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और उसके जो रिस्पॉन्स में जो नया आया है वो डायरेक्ट मेथड है। बाइलिंगुअल मेथड का होता है जहाँ पर हम दोनों लैंग्वेज को यूज़ करके अपना सेकेंड लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज को यूज़ करके सिखा सकते हैं, ठीक है, मीन्स दोनों यूज़ करते हैं, उसे बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं। The method of teaching in which the teacher tries to establish a link between the foreign language word and the object without the interference of the learner's mother tongue language। तो जहाँ पर मदर टंग का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिखाएंगे, उसे डायरेक्ट मेथड बोलेंगे, ठीक है। The grammar translation method emphasizes listening and speaking, no. Paying attention to reading and writing, no. Major focus of reading and writing, का फोकस ही होता है कि ग्रामरिकल रूल को पढ़ो, समझो और लिखने पर, ठीक है, तो इसलिए स्पीकिंग उसमें नहीं आ पाती बच्चों की। विच इज टेक्निक इज यूज्ड इन डायरेक्ट मेथड, टेक्निक ऑफ कांस्टेंट कन्वर्सेशन, टेक्निक ऑफ असिस्टेंट, टेक्निक ऑफ लुक एंड से, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इन विच मेथड ऑडियो विजुअल एड्स एंड गेस्चर्स आर यूज, तो ऑडियो विजुअल एड एंड गेस्चर्स किसमें यूज किए जाते हैं, आपके डायरेक्ट मेथड में। On which theory is translation come grammar method based upon, behavioristic theory, cognitive theory, appreciative theory, none of this, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। A skill or strategy to achieve a goal is known as technique, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। How is grammar taught in translation come grammar method, तो ग्रामर ट्रांसलेशन क्रम ग्रामर मेथड में क्या होता है, पहले हम रूल्स बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस कराते हैं, तो ये कौन सा मेथड है, डिडक्टिव मेथड, ऑप्शन बी।
यूनिट ऑफ स्पीच इन डायरेक्ट मेथड इज सेंटेंस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है. फॉरेन लैंग्वेज इज टॉट बाई डायरेक्ट मेथड थ्रू कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. मेन करेक्टर ऑफ डायरेक्ट मेथड इज यूज ऑफ मदर टंग, नहीं. यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यस. नो यूज ऑफ मदर टंग, सी. तो बोथ बी एंड सी. What is the correct statement about direct statement? It is also known as mother's statement. English is taught directly. Words are associated with its meaning. So option D यहाँ पर correct हो जाता है. What is incorrect statement about direct method? It promotes use of audio-visual method. It focuses on speech. It discourages cramming of word. Use of mother tongue नहीं होता direct method में. What is the main demerit of direct method? Extensive use of audio-visual aid. No use of mother tongue. It focus on oral work. Sorry, moral नहीं, oral work. None of these. तो यहाँ पर क्या है, मेन डीमेरिट. डीमेरिट में सारे ही आ जाते हैं. देखिए मेरिट है तो कहीं ना कहीं अगर उसका ज़्यादा यूज़ होगा तो वो डीमेरिट में कन्वर्ट हो जाएगा. डायरेक्ट मेथड इज़ मोर सुटेबल फॉर प्राइमरी लेवल, जहाँ पर बच्चों को हम लोग पोएम्स वगैरह सिखाते हैं. तो वहाँ इंग्लिश नहीं सिखाते हैं, लेकिन पोएम्स को बोलना और गाने बता के सिखाना. देखते हैं ना, पोएम गा गा के टीचर्स पोएम सिखाते हैं. तो क्या वो डायरेक्ट मेथड के थ्रू सिखा रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, उससे बच्चा समझ रहा है. मैगजिम्स ऑफ टीचिंग यूज इन विच डायरेक्ट मेथड? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दोनों बोथ जो है बी, ए बी एंड बी. व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश? बाइलिंगुअल मेथड का मेन एम क्या है? प्रेजेंटेशन, प्रोडक्शन, प्रैक्टिस. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड क्या है? टीचर यूजेस द स्टूडेंट मदर टंग टू एक्सप्लेन न्यू वर्ड्स, सेंटेंस. No need to create artificial situations for explaining the meaning of word and sentences. It is not used for word translation. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. यहाँ पर वर्ड को ट्रांसलेट नहीं किया जाता है बायलिंगुअल में. यहाँ पर मदर टंग के वर्ड्स को यूज़ करके नए जो चीज़ें हैं उसको सिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं कराते हैं. ट्रांसलेशन का मतलब तो हो जाएगा ग्रामर कम ट्रांसलेशन, ठीक है. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं, वेरियस अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश. What are the various method of teaching in English? Translation कम grammar method, bilingual method, direct और natural method, audiolingual method या फिर structural method, और आपका लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड, सिचुएशनल अप्रोच एंड हार्बिटेरियन मेथड. तो ऑप्शन डी जी करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड इन अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज? वर्ड ऑर्डर पैटर्न, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो इंग्लिश में जो भी कुछ लिखा जा रहा है उसके स्ट्रक्चर पे, उसके वर्ड पे, पैटर्न पर बात होगी. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. सिचुएशन लैंग्वेज टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज. तो सिचुएशन पर बेस्ड अगर लैंग्वेज की टीचिंग कराई जा रही है, मीन्स उसे कोई सिचुएशन दी जा रही है, जैसे कि रोल प्ले करा दिया जाए, कोई ड्रामा करा दिया जाए, तो वहाँ पर एक सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में स्पीकिंग होगी. तो दिस इज ओरल अप्रोच. विच इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स? यूजफुलनेस, प्रोडक्टिविटी, सिंप्लिसिटी एंड ये सब होंगे फैमिलियरिटी ट्रैप. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. The structural approach emphasizes that only vocabulary item be sequenced, only the phonemes item be sequenced, only the difficult item be sequenced. The essential structure and vocabulary be selected for teaching practices. Option D यहाँ पर correct हो जाएगा, ठीक है. Next देखते हैं, which of the following cannot be advantage of structure method? Carefully selected and graded language material, suitable for higher classes, लैंग्वेज इज टॉट इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन, स्ट्रेस ऑन हैबिट फॉर्मेशन. तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सुटेबल फॉर हायर क्लासेस. द सिचुएशनल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग ट्राइज टू टीच इंग्लिश इन सेम मैनर एज द चिल्ड्रन लर्न सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज. सिचुएशन में अप्रोच का मतलब यही होता है कि आपको इसे किसी सिचुएशन में अगर बच्चे को आप बोलते हैं इंग्लिश बोलना सिखाना, जैसे ड्रामा करके, रोल प्ले करके, तो जैसे वो फर्स्ट लैंग्वेज सीखा है वैसे ही वो जो है सेकेंड लैंग्वेज को भी सीखे, ट्राई करें. इन द सिचुएशन अप्रोच अ टीचर्स ट्राइज फॉलो अ सिलेबस विद द लिस्ट ऑफ सिचुएशंस, adjust teaching to the situation in the classroom, create a life-like situation, okay, in the classroom for teaching a language. Communicative language teaching is concerned with teaching of vocab and grammar rules and spelling, teaching language to learner for written test, interpreting grammar rules to suit the audience, या फिर enhancing receptive productive skills such as listening, speaking, ये enhance करना communication के through. The structural approach advocates using mother tongue, resorting to fluency, selection and gradation of material. Option C यहाँ पर correct हो जाएगा. B.F. Skinner claimed the language is learned through
रीइंफोर्समेंट एंड एंगेजमेंट की बात इन्होंने की थी क्योंकि ये ऑपरेंट थ्योरी की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू, स्ट्रक्चरल अप्रोच हमेशा स्पीच पर फोकस करता है, बोलने की प्रैक्टिस करा, स्पीकिंग की बात करता है। स्ट्रक्चर अप्रोच रिक्वायर्स सर्टेन डिफाइनिट स्टेप्स, आउट ऑफ दिस स्टेप फर्स्ट स्टेप, हमेशा किसी भी अप्रोच का फर्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, जैसे सिचुएशन में बताना वैसे कम्युनिकेशन कब होगा, जब कोई सिचुएशन होगी तो एक तरह से उससे बेस रिप्लेस्ड हो सकती है। कम्युनिकेटिव अप्रोच इज बेस्ड अपॉन द नीड एनालिसिस, कम्युनिकेटिव सर्कुलर एंड सिलेबस, फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज, यूज ऑफ लैंग्वेज एक्यूरेटली एंड अप्रोप्रिएटली, तो ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेसेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ लैंग्वेज एड साइकोलॉजी, लैंग्वेज एंड बिहेवियर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पर स्ट्रेस करती है। कम्युनिकेट करके मतलब बात करके आप लैंग्वेज को सीखिए, तभी हम कहते हैं ना कि स्पीकिंग जितना आप करेंगे आपको उतनी ही लैंग्वेज आएगी। चाहे जितने भी आप रूल्स पढ़ लीजिए ग्रामर के एंड ऑल, बट जब तक आप स्पीक नहीं करेंगे, चाहे आप इंग्लिश में कितना भी बुक्स पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, लेकिन जब तक आप उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं स्ट्रॉन्ग हो सकती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल इज, सबसे कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, रीडिंग और स्किल्स, मेमोराइजेशन नहीं, मीनिंग, जो भी आप बोल रहे हैं उसका मीनिंग निकले, दैट इज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। Communicative competency has strategic competency, discourse competency, grammatical competency and social linguistic competency, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कम्पिटेंसी टू लर्नर, ठीक है, कंपिटेंट बनाना उसको, फोकस ऑन स्ट्रक्चर नहीं, एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ नो, एनकरेज लर्नर नो। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज फॉलोड इन कम्युनिकेटिव लर्निंग लैंग्वेज टीचिंग, देखिए कम्युनिकेटिव में हम लोग कभी पैटर्न प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए। लैंग्वेज गेम्स करो, ओपिनियन शेयर करो, अनस्क्रैम्बल स्क्रैम्बल करो, बट पैटर्न की प्रैक्टिस नहीं करते। डैश ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज, फॉर्म, कॉन्टेक्सटलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कॉन्टेक्सटलाइजेशन, सॉरी डी, फॉर्म भी होगा, स्ट्रक्चर भी और सभी, ठीक है। एक वर्ड याद रखिएगा, कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन मींस जो भी ग्रामर का मान लीजिए पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमेशा यही कहा जाएगा कि आपको कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझाना है, ठीक है, उसी संदर्भ में आपको जो है लैंग्वेज सेकंड सिखानी है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टूडेंट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, साइलेंट ऑब्जर्वर नहीं, देयर इज नो रोल नहीं, स्पीकर एंड निगोशिएटर। What are the benefits of holistic approach to language learning? Help student develop internal values and moral? Yes. Build confidence and encourages sense of identity, eliminates the problem of unrealistic expectations and develop social and practical skills. Option E यहाँ पर correct हो जाता है, all of the above. What is the ultimate goal of the holistic approach? Establish healthy social relationship, develop a student's physical, emotional and spiritual traits, good way of teaching, learning for prepares learners in a highly effective way, all of the above. What are the effective ideas in holistic approach to language learning? Information visualization, use of technology, individuals, projects and group activities, option D correct हो जाता है, all of them. Which of the following cannot be essential features of holistic language learning? Outdoor classes, ओरल एंड ड्रिल मीन्स हमेशा आप उसको रटवाना नहीं है, उसको प्रैक्टिस नहीं कराना है, ओरल क्लास, आउटडोर क्लासेस करवाइए, लर्निंग थ्रू गेम्स करवाइए, स्टूडेंट लेड क्लासरूम होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट सेंटर में रहे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओरल ड्रिल प्रैक्टिस ये नहीं। What is holistic approach of learning? An approach that seeks to fully activate all aspects of learner personality for more effective and comprehensive learning. Option C correct हो जाता है, both A and B. What are the 5 aspects of holistic development? Physical and intellectual, social and emotional, spiritual. तो option D correct हो जाता है, all of the above. माइक्रो टीचिंग इन लेसन प्लान, अगेन इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग, एवेल्यूशन टीचिंग, रियल टीचिंग। देखिए कई जो है यहाँ पर एजुकेशनिस्ट बोलिए उनकी डेफिनेशन है, उसमें रियल टीचिंग भी बताई गई है, सिमुलेटेड टीचिंग भी बताई गई है और स्केल डाउन टीचिंग भी बताई है। अगर इन चार में आपको अगर चुनना है, अगर रियल भी है लेकिन आप यहाँ पर बोलेंगे चुनेंगे स्केल डाउन टीचिंग। अ प्लान प्रिपेयर्ड बाय ए टीचर टू टीच अ लेसन इज कॉल्ड लेसन प्लान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट requisite of for effective lesson planning is sincerity and dedication, knowledge of different approaches and methods of teaching, through knowledge of subject matter. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
हु इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ लेसन प्लान? जॉन हर्बर्ट, जॉन डेवी, वायोस्की या न्यूटन? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हर्बर्ट। हु डिफाइंड लेसन प्लान? अ प्लान ऑफ एक्शन। जॉन डेवी, स्किनर, स्मिथ, लेस्टर बी स्टैंड्स। लेसन प्लानिंग इज important because it helps teacher ensures about the डे टू डे एक्टिविटीज दैट गोइंग इन द क्लासरूम। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। While preparing a lesson plan, a teacher must keep in mind whom am I teaching, what am I teaching, do my learner understand, how should I teach? Option D यहाँ पर correct हो जाए। Lesson planning is essential for teacher because through planning the subject gets lengthy. It keeps the student free from meaningful learning, teaching. It makes improper atmosphere. It avoid confusion in teaching process and save time. Option D यहाँ पर correct हो जाए। ठीक है। Which of the following statement is not true about lesson plan? Assist the student in achieving the learning objectives on the short term and long term. ठीक है, नॉट ट्रू बताना है। ओके, जो सा गलत है। Is a teacher's daily guide for the student need to learn how it will taught and how learning will be measured? It develops by student, ये गलत है। ठीक है, टीचर के द्वारा डेवलप किया जाता है। Which of the following is not a step of lesson planning? Presentation, recapitulation, assessment है ये, student diversity, option C. Mind of the child is like a blank slate. If the new knowledge related to previous knowledge given, it will be more easy and retainable for a longer. This just offset by Herbert approach. Option D. What are the 5 steps of Herbert approach in lesson planning? Presentation, preparation, presentation, comparison, generalization, application, recapitulation. Option F हो जाएगा, all of the above. What are the salient features of lesson plan for teaching English? Clarity, objective, knowledge of the subject, knowledge of the principle and strategies, all of the above. What are the need and importance of lesson planning in English? By lesson plan, knowledge is given systematically. Lesson plan helps to make the lesson interesting and effective, helps to maintain discipline and to control the student behavior during teaching. Option D correct हो जाता है, all of the above. What are the lesson plan for grammar? Lesson plans for specific grammar related topic, verb, adverb, noun, pronoun, part of speech plans, syntax in writing, practice of composition exercise, all of the above. Option D यहाँ पर correct हो जाता है, all of the above. What are the general objectives of lesson planning in English prose? To read loud prose lessons with correct pronunciation, stress and intonation, pause. Okay. To enable the student to comprehend the thought and idea contained in the passage. To enable the student to express the ideas contained in the passage orally and with vocabulary to write correctly. So option D यहाँ पर correct हो जाता है, all of the above. Next देखते हैं, the no value worth significance of information materials is called. Value worth significance means feedback, एक तरह से तो evaluation. Option C correct हो जाएगा. What are the general objectives of lesson plan for an essay? To develop ability and skill among the student to write correct English, to help or assist the student in developing writing skills, okay, to develop student way of expression, imagination, feelings. So option D correct हो जाएगा, all of the above. Micro teaching was invented by David Allen. देखिए, ये टॉपिक्स जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो मैंने पेडागोजी स्पेशल क्लास में कराए हुए हैं, मैं बार बार बताती हूँ, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। कंडीशन नेसेसरी फॉर माइक्रो टीचिंग, ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, रिलेटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ वन स्किल। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रो टीचिंग इज अ टीचिंग माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, micro teaching at micro level, providing detailed explanations of concepts and principles, या फिर practicing different teaching skills। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस टॉपिक को भी हमने अपने पेडागोजी स्पेशल क्लास में किया हुआ है। What are the important steps of cycle of micro teaching in English? First plan, second teach, third feedback, fourth replan, reteach and refeedback। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, all of the above। ठीक है, arbitrarian approach is based on apperceptive mass theory of learning, cognitive approach of learning, effective approach of learning, या फिर none of these। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, apperceptive mass of theory of learning। Arbitrarian approach contributed to the field of educational method of conceptions, educational psychology, educational motivation, या फिर all of the above। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, all of the above। What are 3 steps of lesson planning as per RCEM? तो हमने सबने पढ़ा है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। हाउ डज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हेल्प अ स्टूडेंट टू लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट?
It helps the student learn how to begin an answer on that topic. It helps the student to become attentive in the class, to have an idea about the what is going to be taught. It is helpful at all, not at all. तो यहीं पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है. It is helpful for the student to become attentive in the class. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. What are the teaching objectives in lesson plan by using NCERT approach? नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन स्किल्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड. तो यहाँ पर आ जाएंगे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन लेसन प्लान इन सुटेबल ऑर्डर. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो जाएगा प्रेजेंटेशन, देन समराइजेशन, देन आपका ऑर्गेनाइजेशन, देन आपका रिव्यू एंड ड्रिल, और उसके बाद आपका इवेलुएशन. तो इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. द इंक्लूजन ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क इन द लेसन प्लान इज टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड ड्यूरिंग टीचिंग, कीप द ब्लैक बोर्ड नीट. इंक्लूजन ऑफ ब्लैक बोर्ड, अच्छा ब्लैक बोर्ड को हम क्यों यूज करते हैं? ब्लैक बोर्ड को क्लीन रखने के लिए. राइट, ब्लैक बोर्ड वर्क बिफोर बिगनिंग द क्लास, नहीं. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग द points on the blackboard teaching. Lesson plan is to develop keeping in view of the following: teaching competency, availability of textbook, availability of teaching aids, या फिर objective. तो option D यहाँ पर correct हो जाता है, all of the above. Writing a lesson plan on any topic should focus cognitive domain, affective domain and psychomotor domain. तीनों ही बात होती है. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. टीचिंग विदाउट अ प्रॉपर प्लानिंग विल लेड, क्या होगा? रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कैसे होगा भाई अगर प्लानिंग नहीं है? बेटर लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द टीचर, या फिर chaos इन द क्लास. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए. लेसन प्लान हेल्प्स द टीचर अ गाइड करता है. ठीक है. प्लानिंग ऑफ फॉर टीचिंग अ पार्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ ए लेसन इज लेसन प्लान. प्लानिंग फॉर टीचिंग अ पार्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ ए लेसन इज लेसन प्लान. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. What are the advantages of arbitrarian lesson plan? Organized teaching, recapitalization is done, use of inductive and deductive method, correlation is possible. Option E यहाँ पर correct हो जाएगा, all of the above. What are the limitation of arbitrarian plan? Limitation क्या है? Mechanical method of teaching, no place for individual difference, useful in knowledge to lesson only. Option D यहाँ पर correct हो जाएगा, all of this. क्योंकि लेसन प्लानिंग की बात हो रही है तो जो लेसन के लिए यूजफुल है उतना ही नॉलेज यहाँ पर हम बात करेंगे उसी के बारे में. इंडिविजुअल डिफरेंस की यहाँ पर बात नहीं होगी. हमने एक लेसन प्लान कर लिया तो जितने बच्चे बैठे हैं सबको हमें उसी तरह से पढ़ा देना है. ठीक है. मैकेनिकल मेथड एक तरह से हो जाएगा कि वट एवर वी हैव डिसाइडेड कि हाँ क्लास में जाके ये हमें बताना है इस मेथड से, तो उसको मैकेनिकल मेथड के अंदर का ले रहे हैं. Which is not the characteristics of a good lesson plan in arbitrarian approach. The lesson plan is divided into units. There is no scope for full self-evaluation. Use of illustration is possible. Homework can be suitably assigned. So option B यहाँ पर correct हो जाता है. There is no scope for lesson self-evaluation. ये कोई characteristics नहीं है. Which is not correct characteristics of the RCEM. Writing or converting objective into behavioral term. This system has been developed according to the Indian conditions. All educational objectives cannot be written in behavioral terms. ये तीनों ही चीजें सही हैं. None of these इसका आंसर हो जाएगा. कुछ भी गलत नहीं है. ठीक है. Dash test measures the extent of students learning in a given content. अचीवमेंट टेस्ट की बात होती है यहाँ पर. ठीक है. एप्टीट्यूड टेस्ट, रेडीनेस एंड डायग्नोस्टिक नहीं. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. In 2001, the revised version of Bloom taxonomy was provided by, तो यहाँ पर Anderson and David Krathwohl, in which level a student can be able to formulate, build, invent, create, compose, generate. तो जब create कर लेंगे, modify, ये सब कौन सा level हो जाएगा? Creating. At the end of this lesson, the student will be able to calculate the kinesthetic energy of a project. तो kinesthetic का मतलब वहाँ पर उनको apply करेंगे, use करेंगे. ठीक है. Sorry, calculate kinetic energy of a project. ठीक है. will be able to calculate. तो calculate करने का मतलब है कि अब उसको understanding, synthesis, knowledge नहीं, अब उसको use करना वो सीख गए. तो option A यहाँ पर correct हो जाएगा. applying. In which order the level of taxonomy are followed? तो lower से हायर ऑर्डर. ठीक है. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वाला एक और माइक्रो टीचिंग वाला टीचिंग मेथड्स, ये 3-4 जो क्लासेस हैं वो पेडागोजी स्पेशल क्लास है, उनको जरूर देख लीजिएगा. इन विच लेवल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन. तो अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है दिस मीन्स वो यहाँ पर इन हिज ओन वर्ड में अगर डिस्क्राइब कर रहा है जिसका मतलब वो अंडरस्टैंड कर चुका है. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. रिमेंबर में सिर्फ जो बताया गया है उसी को रिकॉल करके बता दे. क्रिएटिंग में समथिंग नया क्रिएट करना. एनालाइजिंग का मतलब होता है स्मॉल पार्ट्स में तोड़ के फिर चीज़ों को समझना, एनालिसिस करना.
According to objective of taxonomy, before you can understand a concept, you must remember. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग से पहले उसको रिकॉल करेंगे या रिमेंबर करेंगे. द कमिटी हु डेवलप द टेक्सोनॉमी आइडेंटिफाई हाउ मेनी डोमेन्स, तो हमने इसकी बात बहुत ज्यादा की है. सी होगा 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. साइकोमोटर को कोनेटिव भी बोलते हैं, आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा. द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव इज, हाईएस्ट क्या होता है हमारा, इवेल्युएशन. सबसे पहले नॉलेज, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस एंड द लास्ट इज इवेल्युएशन. और जब रिवाइज्ड हुई थी तो इवेल्युएशन यहाँ से हो गया था ऊपर और सिंथेसिस बन गया था क्रिएटिंग. ठीक है, ये सारा डीप में डिस्कस किया है. एग्जामिनिंग एंड ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन मटेरियल इनटू पार्ट्स, तो यहाँ पर आ गया जब ब्रेकिंग डाउन करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं एनालिसिस करना. नेक्स्ट देख लेते हैं ईयर एंड यूनिट लेसन प्लान. ये टॉपिक भी हमने पेडागोजी वाली क्लास में किया था. प्लानिंग फॉर टीचिंग पार्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ ए लेसन इज कॉल्ड लेसन प्लान. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान या ईयर प्लान, सॉरी. Guiding the entire academic year, yes. Clear cut picture of the distribution of syllabus into various units, yes. Teacher will be able to foresee and plan between cognitive, affective and psychomotor. Option D यहाँ पर correct हो जाता है. Why is year plan important? To give an overview of our curriculum at glance, help to align our standards, assignments, holidays and themes, deal with our capabilities, cognitive load, all of the above. Year plan, lesson year planning activity divides into first co-collaborative, सेकेंड कोकोलेस्टिक. कोलेस्टिक एंड कोकोलेस्टिक, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बोथ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट प्लानिंग. एडवांटेज, इट हेल्प्स टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग टाइम एंड रिसोर्स अवेलेबल, यस. इट हेल्प्स स्टूडेंट टू मैनेज देयर टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, यस. इट हेल्प्स इन गिविंग अ बैलेंस्ड एम्फेसिस टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कंटेंट. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है और तीनों स्टेटमेंट ट्रू है. A systematic and balanced arrangement of the content by which a teacher can teach of the content to children is called as systematic and balanced arrangement of the content by which teacher can teach of the content to children. Year plan, annual plan, तो यहाँ पर अगर lesson plan नहीं थे, unit lesson plan. How does an introductory statement help in student learning new concept? तो ये question तो repeated है. It helps the student to become attentive and to have an idea about what is going to be taught. What are the various steps of unit plan? सिलेक्शन करना, फिर कंटेंट एनालिसिस, लर्निंग एक्सपीरियंस evaluation, all of the above. What are the essential feature of unit plan? Reference, methods and procedure, evaluation, content of the unit. Option D यहाँ पर correct होता है, all of the above. What are the merits of unit plan? To enable the teacher to work continuous and effectively, yes. Learning process become more effective, yes. Learning experiences in an integrated manner to the student, yes. तो option D यहाँ पर correct होता है, all of the above. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स बेस्ड एक्टिविटीज, इवेल्युएशन, स्टडी टूर, ये सब किसका पार्ट हो जाएगा? ईयर प्लान, लेसन प्लान, यूनिट प्लान. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है तो ईयर प्लान हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर्मेट ऑफ यूनिट प्लान आर, ऑब्जेक्टिव शुड बी डिसाइडेड बिफोर, लर्निंग आउटकम शुड बी मेनली फोकस्ड. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी. व्हाट इज नॉट डीमेरिट ऑफ ए, डीमेरिट कौन सी नहीं है? इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, देयर इज नो लैक ऑफ फ्रेशनेस, learning becomes monotonous and stereotypes, preparing a unit plan is not an easy task. तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू. कौन से डीमेरिट नहीं है? कुछ भी डीमेरिट नहीं है, all of the above. A teacher's plan for teaching an individual lesson is called lesson plan. Option B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. A teacher of every school should prepare a lesson plan for, अब 5 to 10 या 15 मिनट्स हम सभी जानते हैं, 30, 35 या 50 मिनट्स, 40 मिनट्स बेसिकली. In lesson plan, objectives cannot be fixed. द सब्जेक्ट मैटर बिकम लिमिटेड, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक की हम बात करते हैं वहाँ पर. अ प्लान विच कंसिस्ट ऑफ मैनी लेसन्स इज कॉल्ड यूनिट प्लान. यूनिट भी हमने डिस्कस किया है. यूनिट का मतलब होता है एक थीम पर उसके अंदर 4-5 लेसन्स इंक्लूडेड होते हैं. यूनिट प्लान कैन बी यूज्ड फॉर ईयर प्लान, करिकुलम रिव्यू, लेसन प्लान या फिर नन ऑफ द अबव. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. करिकुलम पे जो भी है उस पर्टिकुलर क्लास के लिए उसके अकॉर्डिंग यूनिट प्लान यूज किया जाता है. लेसन प्लानिंग मीन्स डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, हैबिट फॉर इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन विच टीचर कंप्लीट इन अ डेफिनेट पीरियड, उसे बोलेंगे लेसन प्लान. In order to create attraction and interest in the lesson, the teacher is free to make changes in the lesson plan. The teacher is occupied with the students problem. The teacher decided the strategies and instrument to be used. Option C यहाँ पर लेसन को अपने इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव बनाने के लिए अपनी तरह से स्ट्रेटजीज या इंस्ट्रूमेंट यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज कर सकता है टीचर. While preparing a lesson plan, the learner should divide the topic in one or more units.
The learner should point out teacher's weakness. The teacher should divide the topic in one or more units. Option C, learner नहीं teacher करेगा. One of the following is to be there give between the unit plan and lesson plan. Similarity होगा शायद. Consistency, overlapping, rigidity, understanding. Option A यहाँ पर correct हो जाएगा. While preparing unit plan, lesson plan and the objectives of the lesson should be translated into behavioral outcome. Behavioral outcome का मतलब होता है कि after lesson plan बच्चा क्या कर पाएगा, what he will be able to do. उसको बोलते हैं behavioral outcome या change in behavior, जो कि teaching learning process का last का outcome होता है. Lesson plan is to be developed keeping in view of the following: teachers competency, availability of textbook या फिर availability of teaching. तो lesson plan is to develop objectives, जो भी उद्देश्य है टीचिंग लर्निंग जो आपकी प्रोसेस है उसके लिए. नेक्स्ट देखते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑडियो विजुअल एड्स OER. ये भी हमने पेडागोजी स्पेशल क्लास में खूब डीप में जाके किया है. देयर आर मैनी इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय टीचर ड्यूरिंग टीचिंग. चेंज द लर्निंग प्रोसेस, मेक द टीचिंग अपग्रेडेड, मेकिंग हिज टीचिंग प्रोसेस इफेक्टिव. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन एजुकेशन फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिल एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज बाय द लर्नर्स. कंप्यूटर, ऑडियो व बुक्स अभी भी इफेक्टिव मानी जाती हैं. यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग रियल लाइफ सिचुएशंस टू कम्युनिकेशन, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स. रियलिया का आपने सुना होगा इंग्लिश पेडागोजी में, रियलिया का मतलब होता है रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप बच्चे को समझाइए. देयर आर टीचिंग एड्स विच आर सेंटर्ड अराउंड सर्टन स्किल्स सच एज रीडिंग, लिसनिंग, प्रोनाउंसिएशन. सच रीडिंग एड्स आर कॉल्ड, उनको बोलते हैं हम लोग ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स. मीन्स जहां पर हम लोग रीड करके, लिसन करके, प्रोनाउंसिएशन मीन्स ऑडियो के थ्रू लैंग्वेज को सिखाना. डैश रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद एवरीडे लाइफ टू बी यूज्ड इन द क्लासरूम. तो ये क्या होंगे? रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू. ऑडियो विजुअल एड कैन बी यूज्ड इन लैंग्वेज कम्युनिकेशन, सेविंग टाइम, रिटेंशन. ऑप्शन डी करेक्ट होता है, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड? Principle of preparation, presentation, selection. Observation. Principle of observation, option D यहाँ पर correct हो जाएगा, which is not a principle. Most effective teaching aid is, सबसे ज़्यादा ये हम लोगों ने cone of जो है एक्सपीरियंस किया हुआ है, जिसमें यहाँ पर सबसे लोअर लेवल रहता है और नीचे जाके हाईएस्ट लेवल हो जाता है. तो उसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, ये सारा पूरा डीप में कोन ऑफ एक्सपीरियंस की क्लास की है टीचिंग लर्निंग मटेरियल में. The selection of teaching aid depends largely on the age of student, age and motivation of student, interest of educational level and age of student. Option D यहाँ पर correct हो जाता है. While learning a language, the dash instructions provide opportunities for independent study, a wide range of reference material, immediate feedback about achievement. Programmed instructions, ठीक है, option A यहाँ पर correct हो जाएगा. By using audio visual teaching aids, student become active in classroom learning, teacher become active in teaching become effective. Option D correct होता है, all of these. Which of the following teaching is aid is not visual aid? तो टेप क्या है हमारा? ऑडियो है. स्लाइड्स विजुअल है, ब्लैक बोर्ड एंड चार्ट्स विजुअल एड्स. Which are the objective of language laboratory? To develop reading skills, listening skills, pronunciation. Option D यहाँ पर correct होता है, all of the above. Next question देखते हैं. Dash is not a characteristics of good teaching aid. It should be very small. It should be accurate in very respect. तो कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग एड का ऐसा कुछ नहीं है. इट शुड बी वेरी स्मॉल, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है. पोर्टेबल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और अप टू डेट होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. While selecting the teaching learning material, a teacher should take care of which of the following point? Price, teacher's ability, practicality, कि वो कितना प्रैक्टिकल है, जो भी आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो उस टॉपिक को समझाने के लिए कितना उपयोगी है, ठीक है. Which of the following is not the main characteristic, which is not the main characteristic of instructional material? Is save paper, save time, energy, making learning permanent, prevent indiscipline. Our teacher should use teaching aids in the classroom. Training a difficult concept, yes. Revising the old concept, yes. Strengthening students' understanding of unexplained concepts. So option D यहाँ पर correct हो जाए. A teacher brought utensils and toys from home to teach vocabulary. ठीक है, contextual use. In contextual use, what are these material? तो अब toys ले आए हैं, utensil तो ये तो real life के real object हो गई, तो this means realia. In teaching of a language, the textbook is the only means, not important, an important resource. Option B यहाँ पर correct हो जाएगा. Authentic material क्या होते हैं, इनको समझ लीजिए. Any audio video object developed written in natural language and context, उनको बोलते हैं authentic, ठीक है. Which of the following should be the most effective tool to teach vocab and spelling to grade their children who are learning
इंग्लिश एज देयर सेकेंड लैंग्वेज। तो क्या यूज कर सकते हैं? पॉडकास्ट, राइटिंग टेम्पलेट्स, बाइलिंगुअल टेक्स्ट या फिर पिक्चर डिक्शनरी। तो यहाँ पर बच्चों को सिखाने के लिए पिक्चर डिक्शनरी, ठीक है। स्पेलिंग टू ग्रेड देयर, अब ग्रेड यहाँ पर होगा कुछ प्राइमरी का, ठीक है। द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रेंसिक क्राइटेरिया ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। लैंग्वेज वोकैब, सब्जेक्ट मैटर, स्टाइल प्लानिंग या प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो रेडियो ब्रॉडकास्ट क्या है? ये ऑडियो है। मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेफरेंस, पिक्चर्स सब विजुअल है। मटेरियल यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर टू मेक हिज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, उन्हें क्या बोलते हैं? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। एजुकेशन इज अफोर्डेबल, आइडियली फ्री, यस। इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज अवेलेबल फॉर यूज, यस। रीयूज, स्टूडेंट हैव एक्सेस टू ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट आर द 5 कोर प्रिंसिपल ऑफ ओपन पब्लिक अंडर ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। तो ये हमने किया हुआ है, रीयूज, रीडिस्ट्रीब्यूट, रिवाइज, रीमिक्स, रिटेन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव अंडर OER। NPTEL, EPG पाठशाला, NIOS, ये एकलव्य, एनआर सब है। ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ मूक। मूक क्या होता है? फ्री मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज फॉर एनी ग्रुप, एज ग्रुप। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है। MOOC is a model of delivering learning content, delivering certificate, delivering learning content. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। What is MOOC? An open access formal consortium, international organization of teacher in each subject, a free and open source software learning management, a course study made available over internet without charge to a very large number of people. ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। Which among the following is a MOOC platform? Coursera, Google Meet, Let's Meet, Urkund। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होता है, Coursera। Consider the following statement. Online course aimed at unlimited participation and open access via web, a learning platform, open licensing of content structure and learning goals to promote the use, reuse, remixing of resources. तो यहाँ पर 1 and 2 are model and 3rd are MOOC. 1 and 3rd are MOOC and 2nd is model. Only 1 is about MOOC, rest are model, या फिर all statement are about MOOC। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। MOOC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। What is the importance of blackboard in teaching English? It is the cheapest visual aid. Chalk and talk मेथड को बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यानी बोथ ए एंड बी। कोन ऑफ एक्सपीरियंस ये हमने किया है, एडगर डेल ने दिया था, याद कर लीजिएगा, एडगर डेल। विच वन ऑफ द करेक्ट डिस्क्राइबिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एडगर्स कोन एक्सपीरियंस। तो देखिए सबसे पहले वेरेबल सिंबल आते हैं, पहले वर्ड्स के थ्रू हम सिखाते हैं, जो कि लोअर लेवल हो गया, ठीक है। अगर हम बोल के कुछ सिखा रहे हैं तो सबसे कम उसका रिटेंशन होगा। फिर कुछ दिखा दीजिए, विजुअल लेवल, सिंबल्स को दिखाइए, फिर स्टिल पिक्चर्स को दिखाइए, देन मोशन पिक्चर्स मीन्स वीडियोस पर आ जाइए। तो दिस इज द लोअर टू हायर लेवल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग इन लैंग्वेज। लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट। लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट जितना होगा उतना ही ज्यादा लैंग्वेज लर्निंग ईजी होगी। Dash means graphical and pictorial representation of data using graph. Flowchart, graphics, data visualization. Data visualization का मतलब होता है graphical and pictorial representation of data using graph. Charts are used to show successive development of an event. Fact called table chart, picture chart, flow chart. Flow chart बोलते हैं ना, as successive, एक के बाद ऐसे करके जो बनाते हैं। Statistical data may be presented in these charts. Example presentation, increasing population, etc. called graphical chart. ग्राफ के थ्रू समझाते हैं। The steps followed in construction of concept map are: select an item, then choose keyword, then cluster the concepts. Easy बनाने के लिए हम लोग concept map का यूज करते हैं, जो भी concept बच्चों को सिखा रहे हैं। Dash is for information center, bulletin board। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्टर इज ऑल्सो नोन एज मैजिक लैंटर्न, भी एक बहुत एंशिएंट काइंड ऑफ प्रोजेक्टर है। स्लाइड प्रोजेक्टर्स तो होते हैं, पीडीएस को भी, ये सब प्रोजेक्टर डिवाइस है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो एड्स। ब्लैक बोर्ड इज नॉट ऑडियो। फिल्म्स, रेडियो, फिल्म्स, यहाँ पर रेडियो इज द ऑडियो एड, ठीक है। फिल्म्स, किस फिल्म की बात हो रही है अगर, तो वो विजुअल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑडियो एड खाली करना है तो रेडियो हो जाएगा। विच इज़ द मोस्ट हेल्पफुल विजुअल, ऑडियो विजुअल दोनों की जब बात हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन है? टेलीविजन। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो जो लिंग्विस्टिक मेन 4 स्किल्स होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है।
लिसन, तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स लिसनिंग, स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। In a language classroom, you have asked students to write down the directions. They will then present their direction in pairs to each other. This activity will help to increase their basic interpersonal communication skills, their direction sense, which a student often confuses, the integration of language with science, their clap, ये देखिए CALP जो है cognitive academic language proficiency, इसका full form याद कर लीजिएगा, आ सकता है। और जो है द बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म बिक्स होता है, BICS, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्किल्स भी इसमें साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, जो यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन, दे विल देन प्रेजेंट देयर डायरेक्शन इन पेयर्स टू ईच अदर, ठीक है। दिस एक्टिविटी विल हेल्प टू इंक्रीज देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अच्छा, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को दिखा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, दिस मीन्स बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्किल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग प्लेज इन एन इंपॉर्टेंट रोल। तो मीनिंग कहाँ पर बहुत जरूरी हो जाएगा, जब आप सुनेंगे तो सुनते समय आपको कुछ समझ में आए तो मीन्स मीनिंग वहां पर इंपॉर्टेंट है, और जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तब मीनिंग इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों स्किल्स के लिए मैं आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। विच स्किल आर नोटिस इन पिक्चर डिक्टेशन दैट अदर देन ड्रॉइंग। तो रीडिंग, पिक्चर को करने के लिए रीडिंग, सिंगिंग, स्पीकिंग नहीं, पिक्चर डिक्टेशन है तो दिस मीन्स लिसनिंग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द प्रोडक्टिव स्किल्स इज लैंग्वेज लर्निंग। तो इस पर हमने अपने PYQs में भी अच्छे से डिस्कस किया कि प्रोडक्टिव स्किल्स में जब आप कुछ बोल रहे हैं, लाइक स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिख रहे हैं, और रिसेप्टिव स्किल्स जब आप सुन रहे हैं और जो है रिसेप्ट करना, मतलब आप सुनने में एक तो रिसीविंग होगी और दूसरी आपकी रिसीविंग किस में होगी, रीडिंग में होगी, ठीक है। तो रीडिंग एंड लिसनिंग ये आपकी हो गई रिसेप्टिव, ठीक है। और प्रोडक्टिव में स्पीकिंग एंड राइटिंग। रीडिंग डन इन आइसोलेशन विदाउट द गाइडेंस ऑफ द टीचर हेल्प्स टू डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड मेक्स द लर्नर एन इंडिपेंडेंट रीडर। इज व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी इज दिस? इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि इंजॉयमेंट के लिए, अगर कहीं पे आता है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, आप इंजॉय करने के लिए जैसे कुछ बुक पढ़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। जैसे नॉवेल्स को पढ़ना, मैगजीन्स को पढ़ना, या जो पर्सनल रीडिंग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है ये भी यहीं पर समझ लेते हैं। ये जो इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि आप किसी बेसिकली पर्टिकुलर किसी चीज़ की डेप्थ नॉलेज लेने के लिए, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं अपना ये पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्लास पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप इसकी बुक खुद अपने आप पढ़ते हैं टू गिव योर एग्जाम, ठीक है, तो स्टडिंग अ टेक्स्ट बुक एंड ऑल दीज आर कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। यहाँ पर आता है एक टर्म है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप सिंपल जो है ग्रास्प आइडिया ऑफ द पर्टिकुलर थिंग्स की बात करते हैं, कि एकदम मेन आइडिया जैसे बोलते हैं समराइज कर लेना, ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट निकालने के लिए हम स्किमिंग करते हैं। और स्कैनिंग जैसे नाम को से समझ में आ रहा है कि पूरा स्कैन करना, मीन डेप्थ जो है ना, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी है, सर्च करना, कोई डिटेल आप समझ सकते हैं आइडिया, सॉरी इंफॉर्मेशन लेनी, डिटेल इंफॉर्मेशन, तो वहां पर हम करते हैं स्कैनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टू काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल्स, तो दो तरह की वर्बल विजुअल नहीं, साइलेंट एंड लाउड रीडिंग। एक तो आप मन में पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं साइलेंट रीडिंग, दूसरा लाउड रीडिंग, बोल बोल के पढ़ना। What are the other skills of language apart from listening, speaking, reading, writing? Thinking and reasoning also. Option D यहाँ पर correct हो जाए। What is the purpose of writing elementary level? Or writing the elementary level? Development of motor skills. सबसे elementary level पर जब बच्चा वहाँ पर कुछ वो अपना imagination writing में नहीं शो करेगा, सिर्फ उसकी motor skills को, वो भी fine motor skills, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी जो उंगलियों का आगे वाला जो पार्ट है वो एक्टिवेट होता है, उसको बोलते हैं fine motor skills, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग एंड राइटिंग शुड बी वन ऑफ द फॉलोइंग: फर्स्ट लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज। The whole language perspective is teaching of micro skills first, teaching of LSRW separately, teaching of language skill in an integrated manner में ही हमेशा सिखाना है। पूरा पर्सपेक्टिव यही है। Students are asked to read a short text, make points for discussion. What skills of are assessed? शॉर्ट टेक्स्ट रीड करना है, फिर मेक पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। तो यहाँ पर स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल या राइटिंग स्किल। अगर डिस्कस करना है
यहाँ पर आ जाएगा स्टडी स्किल्स, पढ़ने का तरीका। इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्सरसाइजेस डैश इज इंपॉर्टेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ द स्पीच। अब अगर आप लिसन कर रहे हैं या आप स्पीक कर रहे हैं तो दोनों में इंटोनेशन मीन्स कहाँ पर आपको पॉज लेना है, कहाँ पर आपको फुल स्टॉप करना है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। हु इज द फॉलोइंग प्रपोज्ड लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग ऑर्डर ऑफ टीचिंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ये इन्होंने J.A. ब्लिट, इनका नाम आप ऐसे ही याद कर लेंगे कि किन्होंने इन चारों के बारे में बताया है जो रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज स्किल्स शुड बी लर्नड एज पर द लैंग्वेज लेवल ऑफ स्टूडेंट। लैंग्वेज स्किल्स हिंडर लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज स्किल्स आर इंटररिलेटेड विद वन अनदर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रिसेप्टिक लैंग्वेज स्किल्स आर लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। हाँ, रिसेप्टिव मतलब क्या हो गया, जहां पर आप लिसन करके समझेंगे या रीड करके समझेंगे, तो रिसीव करेंगे आप। इंटेंसिव रीडिंग अभी हमने पढ़ा, रीड अ टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिटेल के लिए आप इंटेंसिव रीडिंग करेंगे, प्लेजर के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे। ट्रांजैक्शनल लिसनिंग लेज एम्फेसाइज ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। कन्वे करना है ना, ट्रांजैक्शन करना है, तो कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। लेज एम्फेसिस ऑन हार्मोनियस कम्युनिकेशन, नहीं। डज नॉट रिक्वायर केयरफुल अटेंशन, नो। ट्रांजैक्शन इज इंटरेक्टिव बाय नेचर, नो। लेज एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर पाए, कन्वे कर पाए, ट्रांजैक्शनल listening. A good paragraph writing in English evolves legible handwriting, flory ideas and presentation and coherence. Option C correct हो जाएगा. Which one of the following is not sub skill of reading? Connecting, synthesizing, predicting. ये तीनों चीजें सब स्किल है। ट्रांसक्रिप्टिंग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग। द अल्फाबेटिक मेथड, द फोनेटिक मेथड, द सेंटेंस, द वर्ड मेथड, लुक एंड से। Pre-reading activity in class 2 connect learner with one another, enable learner to know about story which they would read aloud, connect learners previous knowledge। Pre-reading का मतलब होता है उसकी previous knowledge से connect करना। Small kids at their initial stage love to move pen pencil into fro and up down position। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे अगर बच्चे नहीं कुछ भी ऐसे से करके करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिसनिंग एक्टिविटीज अ टीचर टेल्स द स्टोरी एंड द प्यूपिल एंड द टीचर डू एक्शन। तो इसे क्या बोलते हैं, लिसनिंग एंड डू, लिसन एंड डू, लिसन एंड ड्रॉप इट, से बोलते हैं माइम स्टोरीज। ठीक है, जहां पर बच्चे को टीचर जो है एक्शन करके स्टोरी बताता है। द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज कंट्रोल राइटिंग, एडवांस राइटिंग, फ्री राइटिंग। जब आप पूरी तरह से राइटिंग में अगर कोई परफेक्ट हो गया तो मीन्स वहां पर क्या होगी, फ्री राइटिंग होगी। सीक्वेंसिंग वुड फॉल अंडर विच रीडिंग एक्टिविटी? प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिसाइजिंग न्यू वर्ड्स, लिसनिंग एंड रीडिंग, रिकंस्ट्रक्शन, रीडिंग टू रिकंस्ट्रक्ट टेक्स्ट। सीक्वेंसिंग वुड फॉल, सीक्वेंस में अगर आप कोई चीज डाल रहे हैं। What is the following strategy known as in reading? The text is read more slowly and detailed to get the gist overall sense of the text. तो अभी overall की बात करी थी, gist निकालने के लिए हम लोग skimming की बात करते हैं। ठीक है। What is the purpose of writing at word level? Learning new vocab, handwriting and spelling. Practice new structure and function. वर्ड की अगर बात होगी तो यहाँ पर हो जाएगा न्यू vocab, handwriting and spelling। ठीक है। What does free writing approach to writing promote? Understanding of the content fluency। ऑप्शन ए, फ्री राइटिंग का मतलब है कि आप उसमें मास्टरी कर चुके हैं उस टॉपिक पर, तभी आप अपनी एक्सप्रेशंस को फ्री राइटिंग कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्पीच डिफेक्ट? एनवायरमेंटल डिप्रिशिएशन, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, एप्रेक्सिया, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। What are the suggestions to improve speech defects? Start talking to people, do not criticize, read book loud and ask a librarian for books. Option D, all of the above. How will teacher help pupil for suggestions of improving pronunciation? Audio visual aids should be used, yes. Match practice should be given for proper pronunciation, yes. Different methods should applied for correct pronunciation. Option D यहाँ पर correct हो जाता है। How many method of reading are used in English teaching? Alphabet method, sentence method, phonic method, all of these. Option D यहाँ पर correct हो जाता है। Which of the following is not a component of writing skills? Use correct spelling of words। ये writing skills का part कौन सा नहीं है? तो ये तो है। Use appropriate word in sentence। Recognize the meaning of various graphical signal। ये नहीं, recognition नहीं है, writing कर रहे हैं ना। Understanding layout is a purpose of which level of writing activity? Writing at text level, writing at word level,
राइटिंग एट सेंटेंस लेवल, राइटिंग एट पैराग्राफ लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेआउट यहाँ पर आएगा टेक्स्ट लेवल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अमंग द लैंग्वेज स्किल्स द मोस्ट डिफिकल्ट इज राइटिंग, ठीक है, सुनना इज इजी, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग सबसे बाद का लेवल है और वही सबसे डिफिकल्ट है। कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इंक्लूड प्रॉपर पंक्चुएशन। द कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज रिफर टू रूल्स गवर्निंग द स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड्स। तो क्या बोलते हैं, साउंड की बात आती है, फोनोलॉजी। द फर्स्ट साउंड इन द ईट इज ट्रांसक्रिप्ट एज आई टी। व्हाट आर द थ्री बेसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? देखिए, फोनोलॉजी, साउंड, मॉर्फोलॉजी, वर्ड्स एंड सिंटैक्स, ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है, पैटर्न, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, ग्रेडिंग सिस्टम, सीबीसीएस, अचीवमेंट टेस्ट। इस टॉपिक को भी पेडागोजी स्पेशल क्लास में हमने किया है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? तो ये क्या होता है, ये भी किया है, फॉर्मेटिव, समेटेटिव, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल टीचिंग, सारा ही मैं हम लोगों ने अपने पेडागोजी स्पेशल क्लास में किया हुआ है। टू प्रमोट स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास, टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग, टू एनहांस कॉपरेशन इन क्लास, टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टी, ठीक है। तो यहाँ पर है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन का मतलब होता है कि आप बच्चे को जो है पूरे साल में बीच में छोटे छोटे टेस्ट लेकर, क्विजेस लेकर, प्रोजेक्ट देकर उसके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको, उसके बारे में फीडबैक देना, लर्निंग गैप्स को समझना, जिससे आप उसकी टीचिंग को, लर्निंग को और इम्प्रूव कर सकें। When the focus of evaluation is on facts, not on traits, it is known as objective. In order to monitor students' progress, to modify teaching accordingly is the best method of evaluation. Formative, qualitative, summative, object. तो यहाँ पर ऑप्शन ये आ जाता है formative. Which type of evaluation focus on identification of deficiency and difficulties? तो जहाँ पर हम लोग बच्चे की deficiency और difficulties को identify करते हैं उसे बोलते हैं diagnostic evaluation. Which of the following is not an appropriate tool for formative assessment? एनुअल एग्जाम हम लोग समेटेटिव में करते हैं, असाइनमेंट देना, ओरल क्विजेस और ओरल क्वेश्चंस, ये सब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेटिव, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का, जो भी पूरे ईयर छोटे छोटे बीच बीच में टेस्ट होते हैं वो सब फॉर्मेटिव है, और लास्ट में जो टेस्ट होता है दैट इज समेटेटिव. When the test data tell us about a student level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called criteria referenced testing. ठीक है, लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी की बात हो जाती है तो बोलते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस. अ टीचर गोज थ्रू स्टूडेंट्स नोटबुक एंड गिव रिमार्क, दिस इज कॉल्ड नोटबुक चेकिंग, इवैल्यूएशन या डेली रिमार्क. तो अगर रिमार्क भी दे रहा है तो असेसमेंट. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय यूजीसी? फोकस ऑन स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, allows student to choose interdisciplinary courses, makes education at par with global standards, make it easy to estimate the performance level of student in terms of marks. So यहाँ पर ये डी नहीं होगा क्योंकि मार्क्स नहीं दिए जाते, यहाँ पर पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है. ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट टू अंडरटेक स्टडीज एट डिफरेंट टाइम्स, ये सही है. ABC ऑप्शन सी करेक्ट हो जा रहा है. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्युएशन? तो अभी हमने डिस्कस किया. इवेल्युएशन अकर्स एट टर्मिनल पॉइंट, नो. इवेल्युएशन इज यूज्ड बिफोर प्रोग्राम डिजाइन, नो. इवेल्युएशन रिलेट्स टू इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम, नो. इवेल्युएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. Which one of the following types of evaluation assess the learning progress to provide continuous feedback? Continuous feedback to both teacher and students is formative evaluation. Assessment of a student without any instrument is the natural setting is called interview research नहीं observation. Observe करके हम लोग assess करते हैं. Unit test is an expression of फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. जो यूनिट टेस्ट होते हैं ना, ऐसे तो टर्म टेस्ट होता है, टर्म 1 टर्म 2 होता है, उसे समेटेटिव बोलेंगे, और जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है. इवैल्यूएशन इन एजुकेशन इज बोथ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए. क्युमुलेटिव लिखा है, मीनिंग सेम ही है. वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दैट मस्ट बी डिफिकल्ट, एंजॉयबल, कॉमन, रिलायबल. टेस्ट कैसा होना चाहिए? रिलायबल, वैलिडिटी, वैलिड, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए इंपॉर्टेंट उसके लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टूल फॉर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? क्वेश्चनायर, एनेक्डोटल एंड फाइनल टेस्ट, चेकलिस्ट. तो यहाँ पर फाइनल टेस्ट जो है वो फॉर्मेटिव का टूल नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग लगा हुआ है. डी इज करेक्ट. रिटन एग्जामिनेशन इज ऑल्सो नोन एज ओरल टेस्ट, पेन पेपर टेस्ट. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू मेक जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग, टेस्ट द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट, assign a mark or a score to student, to diagnose and remedy.
तो इवेल्युएशन का मतलब है ऑप्शन ए मेक जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टीचिंग असेसमेंट ऑफ असेसमेंट, रेटिंग स्किल्स इंटरव्यू नहीं, ये हमारा रूब्रिक्स होता है। व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल इवेल्युएशन, असाइनमेंट, सेमिनार, टेस्ट पेपर, अटेंडेंस, ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मींस असेसमेंट फॉर्मेटिव नहीं, अल्टरनेटिव नहीं, समरेटिव असेसमेंट जो है स्टैंडर्डाइज में आ जाएगा, क्योंकि ईयर एंड में जो होता है और स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन से होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। जो टर्म एंड में कौन सा होता है, समरेटिव, वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओलंपियाड, ठीक है। रीटेलिंग स्टोरी, डिबेट, रोल प्लेस, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट में हो आएंगे, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समटेटिव इवेल्युएशन, प्रोवाइड्स द टीचर विद कंटिन्यूअस एंड इमीडिएट फीडबैक, नहीं, ये तो हो गया हमारा फॉर्मेटिव। फोकस ऑन मॉलिकुलर एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल इवनिंग, टर्मिनल असेसमेंट ऑफ द टर्म एट द एंड ऑफ द सेशन, ये हमारा सेमेटेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग, नोज चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग यूजेस द आइडियाज ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है उसके लिए जब असेसमेंट लिया जाता है, दैट्स उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज समटेटिव असेसमेंट। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स टू प्रमोटिंग, इसको याद रखना, इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स बोथ फॉर्मेटिव एंड समटेटिव असेसमेंट, और इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूअस मतलब फॉर्मेटिव हो गया और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट आ जाए तब भी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाए तब भी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, करिकुलर एंड को करिकुलर आ जाए तब भी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। वॉट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, high printing cost, difficulty in preparing good items, emphasis on test superficial knowledge, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेस्ट विच असेस एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल टू लर्न अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट तो है नहीं, अचीवमेंट टेस्ट कॉग्निशन के लिए यूज होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, नीड ऑफ स्टूडेंट, स्ट्रेंथ। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट को देखने के लिए नहीं किया जाता, उसको उसकी लर्निंग गैप्स को पहचानने के लिए, फीडबैक के लिए और उसकी टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए। व्हाट इज द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, परसेंटेज ग्रेडिंग, मास्टरी ग्रेडिंग, लेटर ग्रेडिंग, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। हु इंट्रोड्यूस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो ये किसने दिया था, यूजीसी ने दिया था। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोर्स ऑफर्ड बाय सीबीसीएस, कोर भी है, फाउंडेशन भी है, इलेक्टिव भी है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ सीबीसीएस वर्क, सेमेस्टर, ग्रेडिंग, क्रेडिट सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट, तो अभी हमने डिस्कस किया, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी एंड यूजेबिलिटी। एक बार सारे टर्म फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि वो टेस्ट जो है कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। अगर कितनी बार भी हम बच्चे का सेम टेस्ट लेते हैं तो हर बार एक सेम रिजल्ट आना चाहिए, कंसिस्टेंट, तो वो टेस्ट हमारा रिलायबल हो जाता है। वैलिडिटी का मतलब होता है कि वो टेस्ट जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए लिया जा रहा है उसको एग्जैक्ट मेज़र कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यूजेबिलिटी का मतलब होता है कि वो प्रैक्टिकली कितना यूजेबल है, पॉसिबल है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि वो बायस्ड नहीं है, ठीक है, तभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं हो सकती, जबकि सब्जेक्टिव में कई बार वो इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर मूड, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग एंड अचीवमेंट टेस्ट, प्लानिंग भी होगी, फिर कंस्ट्रक्शन होगा, फिर इवेल्युएशन है, वैलिडेशन है, ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग द टेस्ट, defining test universe and purpose, defining the construct to be measured, the preparation of the blueprint, all of these. What are the steps which comes under the evaluation phase of the construction of achievement test? Item analysis, critical analysis, question wise analysis, preparation for final draft and all of these. Option यहाँ पर correct हो जाए। What are the advantage of essay type steps? Use in measuring obtain certain abilities and skills? Yes. Promoting originality and creative thinking? Yes. Low printing cost? Option D यहाँ पर correct हो जाता है, ठीक है।
लो प्रिंटिंग कॉस्ट को आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि अभी आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें 20-25 पन्ने हो रहे हैं, 20-21 मैंने पेजेस देखे, ठीक है, जबकि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर था वो 7 से 8 पन्नों का था, तो यही आप देख सकते हैं लो प्रिंटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड रेमेडियल टीचिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंग्लिश बुक। चलिए नेक्स्ट इस टॉपिक को कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिशियंसी एंड डिफिकल्टी। अभी हमने डिस्कस किया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन? अब पर्पस क्या है? टू हेल्प आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स विद अ सर्टेन इंस्ट्रक्शन स्टाइल या प्रोवाइड विद इंप्रूवमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, देन उसको इंप्रूव करना। तो हेल्प एजुकेटर अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस या नॉलेज लेवल। ऑप्शन सी करेक्ट होता है, बोथ ए एंड बी। द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? मॉनिटर प्रोग्रेस एंड प्लान रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। फॉर्मेटिव असेसमेंट का यही मतलब होता है कि मॉनिटर करना किस लेवल पे बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग रेमेडियल इंस्ट्रक्शन को भी प्लान करना। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बिलोंग टू द मेथड ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। The teacher conducts evaluation in the beginning of the teaching learning process. The teacher conducts evaluation at the end of the teaching learning process, at end semester exams या फिर at internal assessment test. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कब होता है? द टीचर कंडक्ट्स इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है और देन रेमेडियल टीचिंग होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आ जाता है कि बिफोर रिमीडियल टीचिंग अगर आएगा या आफ्टर रिमीडियल टीचिंग, तो वहाँ पर बिफोर रिमीडियल टीचिंग होगा। लेकिन अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ टीचर इंटेंड टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ ए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज। तो लर्निंग डिफिकल्टी के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? टू नो द कंटेंट वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, टू नो होलिस्टिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, टू डू बोथ रेमेडियल टीचिंग। तो ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी हो जाएगा। द बेस्ट फीडबैक अबाउट मिस लर्निंग इज ऑब्टेन्ड थ्रू डायग्नोस्टिक टेस्ट। बच्चे को कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ उसने समझने में प्रॉब्लम है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू समझा जाता है। If your student have problems related to learning your subject, best solution is diagnostic teaching. The most important stage in diagnosis is finding the cause of difficulty, not nature, not remedial program. Cause, कारण क्या है difficulty का? Which type of evaluation on focus on the identification of deficiency? ये तो हमने भी किया है, repeated question है, diagnostic evaluation. Next देखते हैं, which of the following is not true in relation of diagnostic evaluation? It is carried out based on the data obtained from formative evaluation. Degree of achievement, it is not true बताना है। तो डिग्री ऑफ अचीवमेंट नहीं होती डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेमेडियल टीचिंग रिफर्स टू add learning, address gaps in learning, to test learners periodically after the regular school hours to help bright learners to excel. टू एड्रेस गैप ऑफ लर्निंग, जो भी बच्चे को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डिफिकल्टी आ रही है वो हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के थ्रू डायग्नोस करते हैं और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग देते हैं। द बेस्ट रेमेडी फॉर स्टूडेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड विद लर्निंग इज diagnostic teaching. The purpose of remedial teaching is to test recently taught content, introduce new content, teaching again the topic content not properly. जो किस टॉपिक उसको अच्छे से नहीं आता ओनली उतना बताना। Remedial teaching syllabus should be based on teachers' impression of language difficulty, student interest in language learning and analysis of errors made by learner. जो भी बच्चे गलती कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए। Remedial teaching pays great attention to students who are proficient in English, are likely to be abroad, have fallen behind others, जो पीछे रह गए हैं दूसरे लोगों से। Evaluation in teaching program takes place only at the year end, takes place only at the end of a lesson. It is a continuous process, ठीक है, during a lesson plan. Remedial language teaching is meant for development of practical skills, particular skills left by regular teaching, areas left by regular teaching, limitation of class size. A and B, option D correct हो जाएगा। Remedial work for spoken English involves drill and studying, revision, drill, situation, communicative practice, review. Option B यहाँ पर correct हो जाएगा। सभी कुछ remedial teaching में कराया जाएगा। Remedial teaching should be carried out on identification of senior learners, identification of early learners, identification of late learners, identification of melody on education language test जहाँ पे कमी रह गई है, ठीक है, and its cause. Option D. In remedial teaching, concentration on trouble spot is done by arranging intensive practice,
ट्रेवल, मेडिसिन, इंटेंसिव प्रैक्टिस कराई जाती है उसमें। रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग स्किल्स, रेसिटिफाइंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। रेमेडियल प्रोग्राम इज डिजाइंड कीपिंग इन माइंड ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ, ईच स्टूडेंट वीकनेस, दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट होता है। रेमेडियल टीचिंग इज अ प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, प्री टीचिंग प्रोग्राम, रैंडम असेस, नहीं, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ दीज इज द स्ट्रेटेजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग? एक्शन रिसर्च एंड प्रोग्राम टेस्ट, दोनों। The aim of remedial teaching is to diagnose learning difficulty, to eliminate ineffective habits, reteach incorrect learning skills. Option D correct होता है, both B and C. Remedial teaching में diagnose नहीं करते हैं, वो तो diagnostic evaluation में करते हैं। Error correction does not require to attend to errors in a sensitive way, to embrace the learner through correction, to develop a task wherein a student can use language frame, to provide good model of an expanded grammatical literacy. Error correction does not require to embrace the learner through correction, to develop a task where a student can use language frame. Yes, बच्चे को ये नहीं बताना कि आप wrong हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप उसे नहीं बताना। to attend to error in a sensitive way, को किसी तरह से दूसरे तरीके से लैंग्वेज को यूज करके समझाना है, ठीक है। What are the characteristics of a good textbook in English? Evaluation of textbook, presentation of content in the textbook, appropriateness of example and illustration. Option D correct होता है all of these. What is the Bloom's tripolar process in learning? Objectives, change in behavior, learning experiences. ये हमने बताया भी है, करा भी है अपने pedagogy special class में, all of these. Remedial teaching is required for mentally retarded children, average student, weak student. Option D correct होता है all of these. Next question देखते हैं. Remedial teaching is useful for teaching the whole class, recapitulating the lesson, no, removing learning difficulties of weak students. Option D यहाँ पर correct हो जाएगा. A test which is administered at the end of a language course for remedial teaching is, remedial teaching के लिए कौन सा करते हैं हम लोग? Diagnostic test. Option A. Which type of assessment is used for identifying learning difficulty? Diagnostic. The maximum success of remedial teaching depend on time and duration, the correct identification of cause of problem, ठीक है, knowledge of linguistic rules and remedial teaching meeting नहीं, correct cause of the problem. Advantage of giving homework to student to keep them busy at home, study at home, may be checked for their progress, may develop habit of self study के लिए दिया जाता है. What kind of work is remedial teaching? It is instructional. Okay. Which of the following is the base of remedial teaching? Diagnostic test. Option C correct हो जाएगा. Remedial teaching is applied before actual classroom teaching, whenever students want, whenever teacher wants, after actual classroom teaching. यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग के बाद ही हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं, जब हमें डायग्नोस हो जाता है कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है. Which of these is needed to use for children's in remedial teaching? Workbook, alternative learning material, both are same. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर कंप्लीट इजी नोट्स का रिवीजन हो गया है. आप साथ में पीवाईक्यूज भी यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, और साथ में पेडागोजी स्पेशल क्लास का भी लिंक दे दूंगी, ठीक है. तो कंप्लीट रिवीजन कर लीजिएगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट.